और मैं आपके सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूं कि ये जो एक नया और नई थियरी लागू हो रही है वो कहां तक उचित है, और उसके बारे में जो सोचने वाले लोग हैं इस देश में उनको क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इसका विरोध करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, उसका राजनीतिक स्वरूप जो भी हो, केंद्र में या राज्यों में, उससे उस सरकार की उसके जो अधिकार हैं और जो संविधान की व्यवस्था है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर केंद्र में दूसरे दल की सरकार है, उड़ीसा में एक दूसरे दल की सरकार है, तो क्या उड़ीसा सफर करेगा इसके लिए? क्या उड़ीसा को वो हक नहीं मिलेगा जो हक उसको मिलना चाहिए संविधान के अंतर्गत, संविधान की परंपराओं और कन्वेंशंस के अंतर्गत? तो ये पहला बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत सरकार में काम करने का जो मेरा अनुभव रहा, पहले एक सिविल सर्वेंट के रूप में और बाद में एक मंत्री के रूप में, उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ निर्भर करता है केंद्र में जो सरकार का मुखिया होता है उसका क्या आउटलुक है, और कुल मिलाकर उस सरकार का क्या आउटलुक है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने जिन दो सरकारों में काम किया उसके जो मुखिया थे, चाहे वो चंद्रशेखर जी रहे हों, चाहे वाजपेयी जी रहे हों, उनके स्वभाव में उदारता थी और इसलिए उन्होंने कभी कोई बंदिश नहीं लगाई, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि आप राज्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे या उस प्रकार का व्यवहार करेंगे। मुझे एक भी अवसर याद नहीं आता है जहां पर कि चंद्रशेखर जी का कार्यकाल तो बहुत छोटा था, लेकिन वाजपेयी जी ने बुलाकर कहा हो कि इस प्रदेश को, इस राज्य को आप ये उपलब्ध मत कराइए, इसको थोड़ा टाइट कीजिए जिसमें वो हमारी बात माने। दूसरी बात कि वाजपेयी जी के के साथ काम करने में आदमी बहुत स्वतंत्र महसूस करता था कि ये हमारे क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आता है और इस कार्य क्षेत्र को हम जैसा चाहें वैसा चलाएंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण विषय आता है तो उसमें हम प्रधानमंत्री से बात कर लेंगे। लेकिन कभी ये भावना या अनुभव नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मेरे काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप सबको याद होगा जब मैं 1998 में वित्त मंत्री बना देश का, तो मेरे अफसरों ने मुझे बताया कि एक विषय जो पूर्व सरकारों से चला आ रहा है, जिस पर कोई फैसला नहीं हुआ, वह विषय था वैल्यू एडेड टैक्स का। स्टेट लेवल पर वैल्यू एडेड टैक्स जो रिप्लेस करता स्टेट सेल्स टैक्स को और कई और करों को। मैं जरा पानी ले लूं। तो एक विषय था,
तो मैंने सोचा इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये अच्छा कर है और सेल्स टैक्स को और दूसरे करों को रिप्लेस करके इस टैक्स को लगाना चाहिए। और उसका मूल मंत्र ये था कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, जो जीएसटी का भी मूल मंत्र है। तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा तो विभिन्न स्टेजेस से गुजरने के बाद भी जो फाइनल टैक्स का बर्डन होगा उस वस्तु या सेवा पर, वो कम होगा पहले की तुलना में। तो मैंने सोचा कि चूंकि राज्यों का विषय है लेकिन देश का भी विषय है, इसलिए मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए। तो मैंने मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई, देश के सारे मुख्यमंत्री उसमें आए, वैट का विषय रखा गया और ये हुआ कि इस पर आगे विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक छोटी समिति बन जाए। उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बाबू थे और ज्योति बाबू भारतीय जनता पार्टी के घोर विरोधी थे। बल्कि उन्होंने ये भी एक वक्तव्य दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सिविलाइज्ड नहीं है, सब अनसिविलाइज्ड लोग हैं। लेकिन फिर भी देश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर वो थे, तो उसका फायदा उठाकर मैंने मुख्यमंत्रियों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्रियों का एक छोटा जो समूह बने वो ज्योति बाबू की अध्यक्षता में बने। सब लोगों ने उसको स्वीकार किया और ज्योति बाबू की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी। निर्धारित समय के भीतर उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया और फिर उस पर विचार करने के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहली बैठक हो चाहे दूसरी बैठक हो, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय से कभी मेरे ऊपर यह नहीं मुझसे पूछा गया कि आपने प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया मुख्यमंत्रियों की बैठक का उद्घाटन करने के लिए या उसमें अपने विचार रखने के लिए। तो दूसरी बैठक में मैंने ये कहा कि बार बार मुख्यमंत्रियों को बुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए वित्त मंत्रियों का एक समूह बने, राज्यों के वित्त मंत्रियों का, जो समय समय पर मिलकर इस पर विचार करेगा। और वो समूह बना एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, और उसके जो कन्वीनर बने वो बने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, जो लेफ्ट पार्टियों का एक शासन था, उसके जो वित्त मंत्री थे असीम दासगुप्ता, वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स के कन्वीनर बने। और फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ और मुझे कहने में कुछ संतोष होता है कि आज जो जीएसटी काउंसिल है वो ठीक उसी पर आधारित है जो बिना किसी संविधान की व्याख्या किए हुए मैंने उस समिति का निर्माण किया था जब मैं वित्त मंत्री था। फिर बात आगे बढ़ी और हमने वैट लगाने में सफलता पाई और बाद में वही चलकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था, कहीं कोई नियम नहीं था। ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या दृष्टिकोण हो केंद्र का और राज्यों का, उसको ध्यान में रखकर ये कदम उठाए गए और वो सफल हुए।